नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान चैप्टर 8 के अपने पढ़ रहे थे। देखो आगे का भाग उसका। श्रोणि अस्थियां और आपकी खोपड़ी में अनेक अस्थियां हैं, वो एक दूसरे से जुड़ने से बनी हैं और ये हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिवर्तित करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। अपने संधियों के बारे में, अस्थियों के बारे में तो चर्चा कर ही ली है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कंकाल के बहुत से ऐसे अंग हैं जो जिसमें हड्डी और अस्थि नहीं होती, फिर भी उन्हें मोड़ा जा सकता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपास्थि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपास्थि कहते हैं। हमने अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप कभी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये उपास्थि है। जो कान है इसमें हड्डी नहीं है और इसमें अस्थि और संधियों के बारे में अपने चर्चा कर ली थी, लेकिन ये क्या है? उपास्थि है। इसमें इसे मोड़ा जा सकता है, इसे इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता। इसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इसके बाद जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है और यह क्या है? उपास्थि है। तो शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति दे सकते हैं और अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख आप बना सकते हैं। तो हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इन सभी की किसी न किसी गति के बिना अपने अकेले कुछ नहीं कर सकते। सभी का मिलकर संयोग से ही हमारा जो कंकाल है वो तैयार होता है। तो अस्थियों को इस प्रकार गति करने योग्य बनाता है। तो आइए इसके बारे में पता लगाते हैं कि हमने एक हाथ की मुट्ठी बनाई है और मुट्ठी के अंगूठे से इसी वायु के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। मुट्ठी बना लीजिए, लेकिन अकेले अंगूठे से कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, जैसे इस चित्र में ऐसे दर्शाया गया है। तो क्या आप अपनी दूसरी भुजा से में कुछ परिवर्तन करते हैं? हमने हाथ में इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? ऐसे उभरा हुआ भाग दिखता है तो इसे क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण जो पेशियां हैं वो उभार का रूप लेकर क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। संकुचन होता है जैसे ही। तो अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या अभी भी वो संकुचित अवस्था में है? नहीं है। जैसे ही अपने हाथ को इकट्ठा करते हैं तो उभरा हुआ भाग बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ को वापस सीधा करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। वो संकुचित होने के कारण ही पेशियां क्या करती थी? उभार रूप लेकर बाहर की ओर आ जाती थी, लेकिन जैसे ही हाथ को अपनी सामान्य स्थिति में लेकर आते हैं तो वो उभार का रूप वापस अपनी सामान्य स्थिति में चला जाता है। तो संकुचन अवस्था में पेशी छोटी, कठोर व मोटी होती है और यह अस्थि को क्या करती है? खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में क्या हो जाती है? खिंच जाती है और युगल की दूसरी पेशी स्थिर अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अवस्थित पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अवस्थित हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। एक अस्थि को गति देने के लिए क्या है कि एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। यदि एक खींचती है तो दूसरी धक्का
और दूसरी स्थिर, यदि पहली स्थिर होती है तो फिर दूसरी खींचती है। इस प्रकार क्या होता है कि क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों और पेशियों की आवश्यकता होती है। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए या घोंगे में क्या होता है? तो इसके बारे में देखो। इसके बाद अपने क्या करते हैं, जंतुओं की चाल का अध्ययन करते हैं। जंतुओं की चाल में पहले किसके बारे में बता रखा है? केंचुए के बारे में बता रखा है। तो देखो कि बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही फिल्टर पेपर पर रखिए और इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टाइल या किसी चिकनी सतह पर रखिए और इस गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस प्रकार केंचुए आसानी से चल सकते हैं? तो केंचुए किस प्रकार चलते हैं, ये केंचुए की गति के बारे में बताया कि केंचुए का जो शरीर है वो एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना हुआ होता है। ये देखो, ये तो बड़ा केंचुए, छोटे ऐसे करके छल्ले होते हैं, एक दूसरे से सटाकर ऐसे रखे होते हैं। तो ये क्या है, केंचुए का शरीर है। तो केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें पेशियां होती है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। क्या नहीं होती? अस्थियां नहीं होती, लेकिन क्या होती है, इसमें पेशियां होती है जो शरीर के गठने और बढ़ने की सहायता करती है। और चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तो पीछे वाले भाग को स्वतंत्र कर देता है। इस प्रकार वो अपनी गति प्रदान करता है। और इसमें क्या, अस्थियां नहीं होती लेकिन पेशियां होती है। इसके बाद बार बार यही क्रिया दर्शाता है तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है। और इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसके चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक होते हैं। ये शुक पेशियों से जुड़े रहते हैं। ये शुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका जो शरीर है वो अनपचे जो पदार्थ उनको बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा यह कार्य मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को क्या होता है, फायदा होता है। इसके बाद है घोंगा। किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कर सकते हैं। किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कर सकते हैं। तो देखो, इसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य आकलन है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ ही खींचता है। ऐसा होता है घोंगा, जैसा आपको डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके बाद देखो कि कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना और शरीर बाहर निकलते हुए देखा होगा। और यह संरचना, इसके क्या होते हैं, पैर होते हैं जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक थोड़ा सा झुकाइए और लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है या धीमी है? इसके बाद क्या आता है, तिल चट्टा। तिल चट्टा भी जमीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ सकता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके क्या होती हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये जमीन पर भी चल सकता है, वायु में भी उड़ सकता है और दीवार पर भी चढ़ सकता है। इसका जो शरीर है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इसमें क्या होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। उसके बाद विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनता है और जिसके कारण क्या गति संभव हो पाती है। ये तिल चट्टे की आकृति है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी उड़ होते हैं और अगले पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिल चट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके बाद पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर भी चलते हैं। बतख और हंस जैसे जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, जल में भी तैरते हैं।
तो पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के क्या अनुकूलित होता है, उनका शरीर ही ऐसा बना हुआ होता है, वो उड़ पाते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है और पैरों की अस्थियां चलने बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है और कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। पंखों को ऊपर नीचे करने में भी क्या करती है, सहायता करती है। ये पक्षी का कंकाल है। इसके बाद मछली के बारे में भी सभी जानते होंगे आप। मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। तो पानी में तैरने के लिए उसका जो शरीर है वो उसका वैसा ही बना हुआ होता है कि वो पानी में आसानी से तैर सकती है। जैसे पक्षियों का शरीर उड़ने के अनुकूल होता है वैसे ही मछली का शरीर पानी में तैरने के अनुकूल होता है। तो इसमें क्या होता है, नाव को दोनों सिरों से पकड़कर, जैसे वो आप इसका प्रयोग है क्रियाकलाप है तो उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि उसका शरीर कैसा अनुकूलन बना हुआ होता है। इसके बाद विशेष आकृति के कारण ये जल से इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। और जो मछली का कंकाल है वो देखो नीचे ऐसे 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 बताया गया है। तैरने की प्रक्रिया में जो शरीर का अग्र भाग होता है वो एक और मुड़ जाता है और जो पूंछ होती है वो क्या होती है, विपरीत दिशा में जाती है। तो तीव्रता के से इसकी जो पूंछ है वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और एक झटका सा लगता है जिसके कारण मछली क्या होती है, आगे से आगे तैरती जाती है। सर्प कैसे चलते हैं, सभी को पता है कि सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और इसकी जो पेशियां हैं वो क्षीण व असंख्य होती है और आपस में जुड़ी हुई होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां, त्वचाओं को भी एक दूसरे से जोड़ती है और एक लंबा होने के कारण ये क्या होता है, अब ज़मीन से घिसकर चलता है। सर्प में अनेक बल्ले में मुड़ा हुआ होता है, इस कारण सर्प का जो प्रत्येक बल्ले है वो उसे आगे से आगे चलने में सहायता करता है, उसको एक धक्का सा देता है जिसके कारण वो आगे से आगे चलता है। बहुत तेज़ी से ये चल सकता है परंतु सरल रेखा में ये नहीं चलता। सर्प बहुत सीधी रेखा, बहुत फास्ट चलता है लेकिन ऐसे 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 बल्ले के रूप में ही चलता है, सीधी रेखा में वह कभी भी नहीं चल सकता। तो ये सारे जो जीव जंतु, पक्षी, सर्प, ये केंचुआ, गेंगा, सब जानवर जो हुए, इनके शरीर इनको उसी वातावरण के अनुकूलन, मछली का तैरने के लिए, सर्प का उसको चलने के लिए और बहुत तेज़ी से उसके शरीर की आकृति ही वैसी ही होती है। तो इसके बाद देखो कि उन जंतुओं की जो विशेष गति उन्हें किस प्रकार सहायक है, उनके अंग में क्या समानताएं विसमानताएं, सभी में अपने अपने अंग हैं। जैसे 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उड़ने के लिए, तैरने के लिए, दीवार पर चढ़ने के लिए, तो ये सभी में क्या है, अलग अलग समानताएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य में कितने पैर, 2 होते हैं, गायों और भैंस में कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो सभी जो जंतु है सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग उनके रहने सहने का ढंग है, वो अपना जीवन यापन वातावरण में सभी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मछली तैरती है तो वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो ऐसे ही अपने वातावरण में रहते हैं, अपने पानी में नहीं रह सकते। तो सभी का जीवन उसी वातावरण के अनुकूलन बना हुआ है। उन्होंने, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूलन रहने के लिए डाल लिया है। तो यही आपका जो पाठ था। उसके बाद केवल जीवन के लिए योग है। योग क्या है, भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग क्या करता है, व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, मेरुदंड को सीधा रखने में, वजन को घटाने में, भोजन पाचन में, हर प्रकार के अलग अलग योग हैं। इससे अपना जो शरीर है वो लचीलापन होता है और जल्दी से इधर उधर कहीं भी मुड़ सकता है। इसमें अपने शरीर में फुर्ती आती है, स्वस्थ रहता है, तरोताज़ा ऊर्जा महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें योग अपने जीवन का एक अंग है, अपने इसको अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे कुछ इसके कोई यदि फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में ही लेकिन किया जाना चाहिए, समय नहीं। इस पाठ में आपने क्या सीखा कि अस्थि उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, शरीर का पिंजर होता है और अपने मानव कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे, श्रोणि, मेखला, हाथ, पाम की अस्थियाँ होती है।
पेशियों के जो जोड़े हैं वो कैसे जुड़े हुए होते हैं। मछली शरीर में दोनों रेखांतरकर्ण में वल्य होते हैं। सांप में अनेक प्रकार के वल्य होते हैं। तिल चट्टे में 3 जोड़ी पैर होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस पाठ में सीखी हैं, पढ़ी है, समझी है। तो ये आपका जो पाठ है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।